नेक्स्ट टॉपिक है दी बैटल ऑफ प्लासी। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया के राजा लोगों ने पहला लड़ाई जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो था हमारा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए क्योंकि ये लड़ा कहाँ गया था, प्लासी में लड़ा गया था। प्लासी एक जगह है हमारा। चलिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको हम पीछे लेकर चलना चाहेंगे। बड़ा सिंपल है, उतना दूर नहीं, बस सिंपल है। हमने बताया था आपको कि जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद बंगाल का जो कमांड था वो 3 लोगों ने संभाला था ना। पहला मुर्शिद कुली खान, दूसरा अलवर्दी खान और तीसरा सिराज उद्दौला। इन 3 लोगों ने बेसिकली बंगाल का कमांड संभाला, यानी कि वहाँ के लोग राजा बन गए थे, ठीक ना। उसके बाद वहीं से हमारा कहानी चालू होता है। अच्छा, इसमें हमने ये भी बताया था कि अंग्रेज चाहता था कि जो हमारे पास परमिशन औरंगजेब के टाइम पे था वही परमिशन हमारे पास अभी भी हो, लेकिन ये तीनों राजा क्या चाहता था कि नहीं, हम तुमको कोई परमिशन अब देने वाले नहीं है, ठीक ना। बस इन्हीं नोक झोंक की वजह से हमारा हो गया एक लड़ाई, और उसी लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक ना। यानी कि प्लासी में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। और ये हुआ था बेसिकली 1757 में, ठीक ना। देखिए, टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होता है। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756। अब देखो, बेसिकली राजा तो हमारे पास 3 था ना, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराज उद्दौला। इन तीनों में से एक हमारा और मर गया, कौन, अलवर्दी खान। अब बचा कितना, 2, एक मुर्शिद कुली खान और दूसरा सिराज उद्दौला। चलिए थोड़ा सा हम आपको नाम याद दिला देते हैं। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराज उद्दौला। इसमें से अलवर्दी खान तो मर ही गया है ना। अब बचा कौन, 2, मुर्शिद कुली खान और सिराज उद्दौला। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव था, जो पावरफुल था इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा, वो था सिराज उद्दौला, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। हालांकि सिराज उद्दौला तो बंगाल का नवाब था ही, राजा तो था ही, लेकिन जब अलवर्दी खान मरा तो इसका पावर थोड़ा सा क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि ये मतलब एक असल तरीके से अब राजा बन गया था पूरा, ठीक है ना, सिराज उद्दौला खान। फिर सवाल है कि सर मुर्शिद कुली खान कहाँ गया। वो भी बंगाल का नवाब था, राजा था, लेकिन उसका उतना वर्चस्व नहीं था। तो सबसे ज़्यादा फिर पावरफुल कौन साबित हुआ, बताओ, सिराज उद्दौला हमारा सबसे बड़ा पावरफुल हुआ। आगे द कंपनी, अच्छा कंपनी मतलब अंग्रेज। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट द पावर ऑफ सिराज उद्दौला बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल। सोचो, यानी कि सिराज उद्दौला इतना पावरफुल था कि इसके पावर को देख कर ना अंग्रेज भी कांपते थे। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका एनसीईआरटी बुक कह रहा है। सोचो, यानी कि अंग्रेजों के पास इतना पावर नहीं था कि सिराज उद्दौला को वो हरा सके। सिराज उद्दौला वाकई में बहुत पावरफुल था, और ये पावरफुल अब इसलिए इतना ज़्यादा इसलिए हो गया था क्योंकि अलवर्दी खान भी मर गया था, और जो मुर्शिद कुली खान थे उतना वो एक्टिव था नहीं। तो अल्टीमेटली सारा पावर किसके हाथ में आ गया, सिराज उद्दौला खान के हाथ में आ गया, और ये बहुत पावरफुल था। इसके पावर को देखकर अंग्रेज थर थर काँपते थे, ठीक है ना। आगे, दे वांटेड अ पपेट रूलर हु कुड इजली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। लेकिन अंग्रेज चाहता था कि सिराज उद्दौला को क्या बना दिया जाए, पपेट। पपेट का मतलब समझते हैं क्या होता है, हाँ, जो बेसिकली मतलब जिसको आप उंगली के इशारों पे नचा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या सिराज उद्दौला इतना आसान था कि उसको आप उंगली के इशारों पे नचा दे। उंगली के इशारों पे नचाने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो बोलेगा सिराज उद्दौला उसको मान लेगा। कि इतना आसान था ये बात, नहीं। अंग्रेज तो चाहता था कि सिराज उद्दौला एकदम हमारे बातों को माने, जो हम कहेंगे वो मान ले, लेकिन सिराज उद्दौला इतना बुर्बक थोड़ी था भाई, वो भी बहुत पावरफुल आदमी था। आगे, सिराज उद्दौला आस्क्ड द कंपनीज टू स्टॉप meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue। सिराज उद्दौला खान ने साफ साफ अंग्रेजों से कहा था कि भैया तुमको यदि इंडिया में रहना है तो जो तुम ट्रेड करते हो, जो इंडिया से सामान खरीद के लेके जाते हो अपने देश, उसके बदले में तुमको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। रेवेन्यू मतलब टैक्स देना पड़ेगा, पहला बात उन्होंने कहा। दूसरा बात कहा कि इंडिया में चुपचाप ट्रेड करने के लिए आते हो तो आओ, यहाँ पे घर वर मत बनाओ चुपचाप। सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पे किला वला अपना मत बनाओ। दूसरा बात इन्होंने ये कहा। तीसरा बात ये कहा कि हमारे इंडिया के पॉलिटिकल चीज़ों में तुम इंटरफेयर मत करो, यानी कि कैसे रूल करना है, क्या करना है वो हम समझ लेंगे, तुम इसमें टांग अपना मत अड़ाओ। तो ये कौन कह रहा है, सिराज उद्दौला कह रहा है अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेज यही सब चीज़ चाहता था, यानी कि जो अंग्रेजों को मना किया जा रहा था ना करने के लिए, अंग्रेज वही करता था। तो बताओ यहाँ पे सिराज उद्दौला खान को गुस्सा नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा भाई। तो सिराज उद्दौला खान सिंपली ये कहता था कि जो टैक्स, मतलब कि जो ट्रेड करोगे उसके बदले में टैक्स दो,
और ट्रेड करने के लिए आ रहे हो, चुपचाप आओ, सामान खरीदो और जाओ, यहाँ पे महल वहल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बात ये कहता था कि हमारे इंडिया के मामले में तुम टांग मत अड़ाओ, कैसे रूल करना है, क्या करना है वो हम समझ लेंगे, तुम यहाँ पे चुपचाप ट्रेड करने के लिए आओ, टैक्स दो और जाओ, सिंपल। लेकिन अंग्रेज इसका जैसा अपोजिट चाहता था, बट द कंपनी इग्नोर्ड इट, यानी कि अंग्रेज बार बार इसको इग्नोर कर देता था, ऐसे बकता है, ऐसे बोलता था, सिंपल। फाइनली सिराज उद्दौला मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अल्टीमेटली अब सिराज उद्दौला परेशान होके अपने 30,000 सैनिकों के साथ, सोचो, यानी कि 1757 में, सोचो, मतलब आप इमेजिन करो कि आज से लगभग 200 साल पहले, इमेजिन कर लो, लगभग 200 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले सिराज उद्दौला खान के पास 30,000 सैनिक है। सोचो, या 30,000 क्या आम बात लग रहा है आपको उस समय पे होना? उस समय पे हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम था, और उतना पॉपुलेशन कम होने के बावजूद उसके पास अकेला 30,000 सैनिक होना का ये आम बात था। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, मतलब हद से ज़्यादा बड़ा बात हो गई है ना। तो ये 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों के फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसका फैक्ट्री कहाँ पे था? कासिम बाजार में था। क्यों आगे बढ़ते हैं उसके फैक्ट्री की तरफ? ताकि अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, बताया जा सके कि हम जो मना कर रहे हैं तुम वही काम क्यों कर रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो बेसिकली सिराज उद्दौला खान 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों के फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, बेसिकली कासिम बाजार की तरफ, ताकि उसको समझाया जा सके, है ना। और यदि नहीं समझेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 30,000 सैनिक को लेकर आप क्यों गए हैं? दिखाने के लिए थोड़ी, मौका पड़ेगा तो लड़ाई भी कर लेंगे, है ना। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। दे कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयरहाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स। सोचो, ये जो 30,000 सैनिक को लेकर गए थे, क्यों लेकर गए थे? शोभा के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया, जितने भी अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसर थे उन सब को इन्होंने बंदी बना लिया, मतलब कि कब्जा, मतलब अरेस्ट कर लिया सबको। आगे इसका जो वेयर हाउस था, वेयर हाउस मतलब जो गोडाउन था, उस गोडाउन को बेसिकली इन्होंने कब्जे में ले लिया अपने कब्जे में लेने का मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरी तरीके से इसके अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। कौन? सिराज उद्दौला खान बेसिकली। आगे कहाँ चला गया? हाँ, उसके बाद फिर जितने भी बड़े, मतलब फैक्ट्री में उस समय पे जितने भी बड़े बड़े अंग्रेज के ऑफिसर थे सबको कब्जा कर लिया, मतलब कि सबको बंदी बना लिया, और इसका जो गोडाउन था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक ना। और जितने भी अंग्रेजों के पास बंदूक ये सब थे, उन सारे बंदूकों को इन लोगों ने छीन लिया, यानी कि ऑफिसर के पास जितने भी बंदूक थे सारे बंदूक इन लोगों ने छीन लिया। और जो अंग्रेज का जहाज बड़ा बड़ा समुद्र के बगल में लगा हुआ था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, एकदम पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, इधर आ ही नहीं सकता है कोई। ऑल्सो ही मार्च्ड टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट। और कलकत्ता में अंग्रेजों ने कुछ कुछ महल भी बना रखा था, किला भी बना रखा था, इन लोगों ने उस किला को भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक ना। अंग्रेजों ने जो किला बनाया था उनको भी अपने कब्जे में इन लोगों ने ले लिया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो, अंग्रेज उस समय पे ना लगभग हमारे इंडिया के अधिकतर हिस्सों पे कब्जा कर चुका था। ये सब घटना कहाँ पे घट रहा है बताओ? बंगाल में, और बंगाल के भी सेंटर में कहाँ पे? कलकत्ता में। और जैसे ही ये न्यूज मद्रास में फैला, मद्रास हम लोग पहले बोलते थे, आज बोलते हैं चेन्नई, यानी कि बेसिकली बात कर रहे हैं तमिलनाडु का। और एक बहुत बड़ा फोर्स अंग्रेजों का कहाँ पे रहता था? तमिलनाडु में रहता था, यानी कि तमिलनाडु का जो कैपिटल हमारा चेन्नई, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? मद्रास, अब क्या बोलते हैं? चेन्नई। तो जैसे ही अंग्रेजों को खबर पहुंचा मद्रास कि कलकत्ता में ये सब चीज़ हो रहा है, हमारे लोग कमज़ोर पड़ जा रहे हैं क्योंकि इसके पास 30,000 का सैनिक है, तो अंग्रेजों ने बोला अपने सैनिकों से कि मद्रास को छोड़ो, सब कहाँ जाओ? बंगाल जाओ, और बंगाल में देखो कि पहले जाके हो क्या रहा है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अंग्रेजों का ना बहुत बड़ा एक टुकड़ी फोर्स का कहाँ पे था? मद्रास में था। और जैसे ही कलकत्ता का सारा इंसिडेंट मद्रास पहुंचा, अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिसर ने बोला कि तुम यहाँ पे छोड़ो और कलकत्ता जाओ और देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। सॉरी, बंगाल बोलो या कलकत्ता बोलो, बात सेम ही है, क्योंकि बंगाल का कैपिटल क्या है आपका?
कलकत्ता है। लेकिन इन सबको लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, एक अंग्रेज का ऑफिसर ही था बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, इसके लीडरशिप में अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसर ने एकदम मद्रास को छोड़ा और कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। और किसका सामना करने के लिए गए बेसिकली बताओ? सिराजुद्दौला खान का एकदम सामना करने के लिए गए। आगे, नेगोशिएशंस वेयर टेक्स प्लेस बट इट डिड नॉट वर्क। तो अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसर ने सिराजुद्दौला खान से नेगोशिएशन किया। नेगोशिएशन मतलब बातचीत किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हम भी अपना जीवन जी रहे हैं, तुम भी अपना जीवन जी रहे हो, किसी को मारो पीटो नहीं, कब्जा मत करो, ये वो भी, मतलब सब समझौता जना जितना होना था वो समझौता हुआ, लेकिन बात नहीं बना। ठीक है ना, बात नहीं बना। सिराजुद्दौला खान बोला कि ना, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे बात को, अब जो करना होगा हम करेंगे चुपचाप। आगे, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड्स द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। यानी कि जब बात नहीं माना तो रॉबर्ट क्लाइव भी चुप होने वाला कहाँ था? अच्छा, ये रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली कौन था याद करो? जितने भी सैनिक मद्रास से आने वाले थे कलकत्ता, उसका लीडर। तो रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली पहले समझौता किया सिराजुद्दौला खान से, लेकिन बात नहीं माना। सिराजुद्दौला खान बोला कि ना, ऐसा ना होगा, युद्ध करना युद्ध करो, नहीं तो यहाँ से छोड़ के भागो चुपचाप। रॉबर्ट क्लाइव बोला भागने वाले तो नहीं है, युद्ध ही कर लेते हैं, भागने वाले तो नहीं है, युद्ध ही कर लेते हैं। तो ये भी अपने सैनिक वैनिक को लेके एकदम पूरा, जैसे सिराजुद्दौला खान लिया था ना अपने 30,000 सैनिक को, ये भी अपने कुछ सैनिक को लेते हैं और मैदान में उतरते हैं। कहाँ पे? प्लासी में। प्लासी की जगह याद रखिएगा आप। तो इधर से आया सिराजुद्दौला खान अपने सैनिक को लेकर, और इधर से लेकर आया रॉबर्ट क्लाइव अपने सैनिक को लेकर पूरा। अब बेसिकली बताओ होने वाला क्या था? युद्ध होने वाला था, यानी कि लड़ाई होने वाला था। आगे देखते हैं क्या होता है। मीर जफर वॉज द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द सिराजुद्दौला। अब ध्यान से ना, यहाँ पे एक इंसान का नाम आपके सामने आएगा मीर जफर। ये इस इंसान के बारे में ना बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे ना फिर पूरा रोमांच खत्म हो जाएगा। इसके बारे में ना आपको आगे मिलेगा। सिराजुद्दौला खान बेसिकली प्लासी में युद्ध को हार जाता है, यानी कि अंग्रेजों से बड़ा गंदा मार पड़ता है। किसको? सिराजुद्दौला खान को। मतलब कि सिराजुद्दौला खान हार जाता है, और हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कौन था पता है? मीर जफर। एक इंसान है मीर जफर। अब ये मीर जफर कौन था, क्यों हारा, इसके वजह से क्यों हारा, बताते हैं सब कुछ। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। मीर जफर वॉज द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला एंड द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला वॉज लीड बाय मीर जफर। अब देखो, सिराजुद्दौला क्या है? राजा है। राजा थोड़ी बोलता है सैनिक को कि तुम ऐसे लड़ो वो लड़ो। सैनिक का क्या होता है? सेनापति होता है, मतलब कि उसका एक लीडर होता है। जैसे हमारे इंडिया में भी जो आर्मी है, 3 प्रकार की आर्मी हमारे पास है, थल, जल और वायु, 3 प्रकार का। तीनों का क्या अपना अपना एक लीडर है। उसी प्रकार से सिराजुद्दौला खान का जो 30,000 सैनिक था, उसका लीडर कौन था? मीर जफर था, याद रखिएगा। यानी कि सिराजुद्दौला खान के पास जो 30,000 का सैनिक था, उस सैनिक का लीडर कौन था? मीर जफर। और अंग्रेजों का सैनिक का लीडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, आगे बढ़ते। अब होता क्या देखो, रॉबर्ट क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला। अब बेसिकली होता ये ना मूवी टाइप है थोड़ा सा, मतलब मूवी में क्या होता है, चलो मूवी को छोड़ो, यहीं पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस समझो तुम लोग। रॉबर्ट क्लाइव मीर जफर से मीटिंग करता है। देखो, रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों के सैनिक का लीडर, और मीर जफर था सिराजुद्दौला खान के सैनिक का लीडर। रॉबर्ट क्लाइव मीटिंग करता है किससे? मीर जफर से। और मीर जफर को ने प्रॉमिस करता है कि देखो भैया, यदि तुम मेरा साथ दिए और यदि सिराजुद्दौला खान को हम हरा दिए, तो इसके बाद बंगाल का जो नवाब होगा, यानी कि जो राजा होगा, वो हम तुमको बना देंगे। सोचो यहाँ पे अंग्रेज का चालाकी देखो तुम। मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव मीर जफर से बोल रहा है कि तुम थोड़ा सा बस हमको सपोर्ट कर दो, बाकी सिराजुद्दौला खान को जब हम हरा देंगे ना, जब मैदान में जब हरा देंगे, उसके बाद तुमको हम बंगाल का राजा बना देंगे। तो बताओ, मीर जफर कहाँ पहले कमांडर हुआ करता था, सैनिक का मालिक हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, अब उसको राजा बनने का सपना दिया जा रहा है। क्या उसका मन नहीं बदला होगा? अरे भाई, किसी का भी बदल जाएगा। कहाँ आप छोटे मोटे सैनिक को एडवाइस दे रहे हो, ऐसे लड़ो वैसे लड़ो, और आपको अब ऑफर दिया जा रहा है कि आपको सैनिक वैनिक नहीं देखना है, आपको गद्दी पे बैठना है। तो वैसी बात है, मीर जफर का मन क्या हो गया होगा? बदल गया होगा, है ना। वही बात हुआ आगे भी देखो। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया।
तो बैटल ऑफ प्लासी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा युद्ध था जो हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और जीता भी कौन? अंग्रेजी जीता, हम लोग हार गए थे इसमें। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सॉरी, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल बट विथ लिमिटेड पावर। यानी कि जब बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला खान हार गया तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला खान को जान से मार दिया, एकदम जान से मार दिया। और युद्ध में पहले ऐसे ही होता था, अंग्रेज ने दो ही तरीके का नियम अपनाते थे, या तो जान से मार दो राजा को, या फिर उसको ज़िंदगी भर के लिए कैदी बना दो, ज़िंदगी भर के लिए। आगे मिलेगा आपको, कुछ कुछ राजा ऐसे भी हमारे इंडिया में हुए हैं जिनको अंग्रेजों ने ज़िंदगी भर के लिए कैदी बना लिया, या तो किसी को मार दिया, या फिर वो नहीं मारे, इसका मन बदल गया कि नहीं मारना नहीं चाहिए इसको, अच्छा आदमी था, मारना नहीं चाहिए इसको, ज़िंदगी भर जेल में सड़ा दो बस। तो ज़िंदगी भर जेल में भी उन लोगों ने रखा है, कई बार कई राजा को रखा है, लेकिन सिराजुद्दौला खान को उन्होंने एकदम पूरा जिंदा मार दिया। और जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, किससे? मीर जफर से, कि भैया हम तुमको नवाब बना देंगे, इनके राजा बना देंगे, इनको राजा बना भी दिया गया। लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आया कि सर आखिर ऐसा मीर जफर ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इसको राजा बना दिया? बेसिकली क्या, हाँ बेसिकली क्या था ना, बताते हैं। देखो मीर जफर क्या था, सिराजुद्दौला खान के आर्मी का लीडर था। इन्होंने सारे अपने राज जाके बता दिए किसको? अंग्रेजों को, कि देखो भैया हम ऐसे लड़ने वाले हैं, वैसे लड़ने वाले हैं, हमारा 10,000 सैनिक इधर होगा, 20,000 सैनिक इधर होगा, 500 सैनिक इधर होगा, वो इधर होगा। यानी कि पूरा प्लानिंग जो अपना था ना, वो सारा जाके राजा को बता दिया, मतलब अंग्रेजों को बता दिया। अंग्रेज को भी अंग्रेजों में किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव को पूरा खेल पता चल गया, और इस तरीके से सिराजुद्दौला खान को हराना बड़ा आसान हो गया उसके लिए। और जब सिराजुद्दौला खान को हरा दिया गया तो जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मीर जफर को राजा बना दिया जाएगा, उसको राजा बना दिया गया। लेकिन राजा तो बना दिया गया, लेकिन पावर उसको बहुत कम दिया गया। सोचना यहाँ पे ध्यान से, यानी कि अंग्रेजों का प्रॉमिस भी रह गया और अपना काम भी निकाल लिया। वो राजा तो आपको बना ही दिया गया, लेकिन राजा के पास जितना पावर होना चाहिए उतना पावर उसके पास नहीं दिया गया। यानी कि मीर जफर के पास कुछ कुछ पावर ऐसे थे जो जिसमें कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप राजा भले हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके हाथ में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अंग्रेज का खेल खेलता है, जरा देखो इसके बारे में भी। हाँ, मीर जफर हैड टू पे ₹5 लाख पर मंथ एज कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता। अब बेसिकली हुआ क्या, देखो बंगाल का राजा कौन? अब मीर जफर। तो बंगाल का राजा मीर जफर, उसके पास ये पावर लिमिटेड ही है। अंग्रेजों ने कहा ना कि देखो भैया बंगाल का राजा तो आप ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में आप क्या करेंगे, हर महीने आप हमको 5 लाख रुपया देंगे। आप ज़रा इमेजिन करो, आज से 200 साल पहले 5 लाख रुपया हर मंथ अंग्रेजों को मिल रहा है, तो क्या ये अब छोटा अमाउंट है क्या? नहीं। आज से 200 साल पहले हम लोगों की दादी नानी लोग बताती है कि बेटा आज से 20 साल पहले 25 साल पहले 1-2 रुपया वो लोग मार्केट लेके जाती थी और झोला भर के सामान लेके आती थी। जरा सोचो, यानी कि 1 रुपये में 2 रुपये में उस समय पे हमको इतना सामान मिलता था। तो सोचो आज से 200 साल पहले 5 लाख में क्या कुछ नहीं मिलता होगा। अरे भाई 5 लाख रुपया में तो आप एक कंट्री को खरीद लेते उस समय पे। तो सोचो, और वो भी 5 लाख सालाना नहीं, हर साल नहीं, हर महीने। तो एक तरीके से जो कमाई मीर जफर का बंगाल में हो रहा है, वो सारा कमाई कहाँ चला जा रहा है? अंग्रेज के पास ही चला जा रहा है। तो क्या बताओ, मीर जफर केवल नाम के लिए राजा है या काम के लिए भी है? केवल नाम के लिए राजा है। अब यहाँ पे मीर जफर का क्या हुआ है बताओ? इस्तेमाल हुआ है गलत तरीके से। बेचारा परेशान हो गया। परेशान इसलिए हो गया कि इसको लगा कि यार राजा तो बना दिया, लेकिन पावर ही नहीं हमारे पास कुछ है, ना पैसा बच रहा है, ना फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है, कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं। इससे बढ़िया तो पहले था, जिंदगी अच्छा जी रहा था, जो भी था मतलब शान का जिंदगी था ना पहले भाई सिराजुद्दौला के खान के साथ। लेकिन अब इसके पास कोई पावर नहीं, बस नाम का राजा, कोई इससे डरता भी नहीं है। जो पैसा आता है सब पैसा अंग्रेज खींच लेता है। अब जरा खुद सोचो, बंगाल में उस समय पे 5 लाख रुपया हर मंथ अंग्रेज को देना क्या आम बात है क्या? अरे बहुत बड़ी बात है भाई। 5 लाख रुपया महीना मतलब सालाना कितना हो गया? 12×5 = 60 लाख रुपया एक साल में, सोचो। और आज भी किसी परिवार के लिए 60 लाख रुपया एक साल में कमाना सपना होता है। और उस समय पे एक झटके में मीर जफर किसको दे देता था? अंग्रेज को।
देना पड़ता था भाई, मजबूरी था, आपको राजा बनाया है, कुछ तो देना पड़ेगा ना। आगे, द कंपनी वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, द कंपनी कंटिन्यूड डिमांडिंग मोर एंड मीर जफर वाज अनेबल टू फुलफिल देयर डिमांड्स। अब अंग्रेजों का मन थोड़ा सा और पगलाने लगा। वो बोला मीर जफर से, यार देखो 5 लाख रुपये में ना मेरा मन नहीं भर रहा है, तो हमको तुम और दो। सोचो, मतलब उस समय पे मतलब इमेजिन करो जरा कि उस समय पे मीर जफर टैक्स वसूल के कैसे कैसे इकट्ठा करके 5 लाख रुपये अंग्रेजों को दे रहा है। अंग्रेज चाह रहा है कि 5 लाख रुपये में मेरा बात नहीं बन रहा है, 5 लाख रुपया कम है। अब वो मीर जफर को सीधा बोल रहा है, हमको और दो। अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसका बढ़ गया बताओ? मीर जफर का। उसको लग रहा है ना कि 5 लाख रुपये से यदि इसको ज़्यादा नहीं देंगे ना तो हमको राजा के पद से हटा देगा। बेचारा परेशान, यानी कि ना ये आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे हट पा रहा है, बीच में फंस गया ये। इसको चिंता अब इस बात का है कि 5 लाख रुपया इसको दे रहे हैं, इसका मन नहीं भर रहा है, अब इसको और ज़्यादा हम कहाँ से ला के देंगे भाई? अब देखो आगे क्या होता है फिर। लेकिन मतलब कहने का मतलब अब ये उतना पैसा देने में सक्षम नहीं है। अब भाई देगा कहाँ से? अपने घर से थोड़ी देगा। जितना इकट्ठा होता था टैक्स वैक्स बंगाल के लोगों से कलेक्ट करके वही देगा ना वो। अब इसके पास है ही नहीं तो कहाँ से देगा? आगे, द कंपनी नाउ बिकम अनहैप्पी विथ हिम एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। सन इन लॉ समझते हैं क्या होता है? सन इन लॉ उसका बेटा नहीं भाई, बेटा तो सन हो गया, दामाद। हाँ दामाद। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, क्या मीर मतलब कि क्या मीर जफर अंग्रेजों को उतना पैसा दे पा रहा है जितना वो डिमांड किया? नहीं दे पा रहा है। तो अब जो मीर जफर का जो दामाद था उसको बना देता है अंग्रेज वहाँ का राजा बना देता है, यानी कि उससे ना खुश होकर उसको हटा दिया गद्दी पर से और उसको बना देता है। आगे देखो होता क्या, द ब्रिटिश वांटेड अ पपेट रूलर बट मीर कासिम वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंट्रोल। देखना यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं। मीर जफर थोड़ा बहुत ना ठीक आदमी भी था। ठीक आदमी क्यों था बताओ? मतलब कि ये ना अंग्रेजों को पूरी तरीके से सपोर्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें अभी भी किसका गुण भरा हुआ है बताओ? सिराजुद्दौला का खून भरा हुआ है। तो जो अंग्रेज बोलता था वो मीर जफर मानता नहीं था। मतलब कि मतलब 5 लाख रुपया महीना तो देता था, लेकिन उन्होंने कहा ना कि हमको 5 लाख रुपये से और ज़्यादा चाहिए। कि उसके बातों को नहीं माना, बोला कि नहीं भैया अब हम नहीं दे पाएंगे। तो अंग्रेज क्या चाहता था? अंग्रेज चाहता था कि ऐसा राजा बने बंगाल का, यानी कि कोई ऐसा लोग बंगाल का राजा बने जिसको हम बोल दे वो हमारे बात को मान ले। तो उन्होंने किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया, जो कि कौन था? उसका सन इन लॉ था, बेसिकली दामाद था। लेकिन ये मीर कासिम भी बड़ा टेढ़ियल आदमी था। ये भी मतलब कि ये भी ना किसी के अंदर में रहना नहीं चाहता था। अब होता हुआ क्या देखो, मीर कासिम अलाइड विद द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम II। अब चोरी चुपके मीर कासिम जाके हाथ मिला लेता है किससे? अवध के नवाब से, यानी कि अवध के राजा से, और मुगल एक हमारे और थे मुस्लिम राजा, उसका नाम था शाह आलम II, ठीक ना। और ये लोग बेसिकली हाथ क्यों मिलाते हैं पता है? ताकि अंग्रेजों के पावर को घटाया जा सके। आपको क्या लगता है, जब इतना बड़ा आदमी सिराजुद्दौला खान अंग्रेजों को नहीं हरा पाया तो क्या इस टिटपुंजिया राजा लोगों से हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो खैर आगे देखते हैं होता क्या है। Their combined forces confronted the British forces at the Battle of Buxar in October 1764। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझो। मीर जफर को राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रॉमिस किया था अंग्रेज के, हाँ भैया तुम मेरा साथ दो हम तुमको राजा बना देंगे। राजा बना दिया, सिंपल। लेकिन वो अंग्रेजों की बात को नहीं मानने लगा तो उसको हटा के किसको बना दिया गया? मीर कासिम को बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम भी राजा तो बन गया, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा आदमी था। वो भी मानता था कि हम अंग्रेजों की बातों को नहीं मानेंगे और ये भारत देश हमारा है, इसको हम यहाँ से भगा के रहेंगे। तो इन्होंने अलग अलग राजा से हाथ जाके मिला लिया। हाथ किससे मिलाया इन्होंने? अवध के राजा से, और एक राजा हमारे पास और था जिसका नाम था शाह आलम II। इन लोगों ने चुनौती दे दिया अंग्रेजों को। सोचो, यानी कि जिस अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का राजा बनाया, वही मीर कासिम अंग्रेज को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है कि आओ बंगाल में, बक्सर में आओ। और बक्सर कहाँ पड़ता है आपको पता है? हमारे बिहार में पड़ता है, सिंपल। बक्सर में इन्होंने चुनौती दे दिया कि नहीं अब तुम्हारे बातों को नहीं मानेंगे, आओ आमना सामना कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। तो बेसिकली अंग्रेज बोला कि अच्छा हम ही तुमको राजा बनाए और हमें हमारे खिलाफ तुम लड़ाई लड़ रहे हो। बोला ठीक है,
जब तुम्हारे बड़े बड़े लीडर जैसे क्या नाम था, सिराजुद्दौला को जब हरा सकते हैं तो तुम फिर क्या हो? आओ जरा मैदान में देख लेते हैं क्या होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में हुआ। आगे, द ब्रिटिश वॉन द बैटल एंड मीर कासिम एस्केप्ड। यहाँ पे भी युद्ध लड़ा कौन? अंग्रेज और मीर कासिम का जो पूरा फोर्स था वो लड़ा, और यहाँ पे भी अंग्रेज जीत गया। और जब अंग्रेज बैटल ऑफ बक्सर को जीता, मीर कासिम भाग गया डर के वजह से। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको पता था कि यदि पकड़ा गया तो जिंदा मार देगा, क्योंकि अंग्रेजों का गुस्सा क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। पहला बात तो जिसको हम राजा बनाए वही हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, पहला बात। दूसरा बात, हार गया तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे सिराजुद्दौला खान को जान से मार दिया, हमको भी जान से मार देगा। तो ये क्या होकर गया? भाग गया। युद्ध तो हार गया लेकिन ये भाग गया। आगे, अगेन मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और बाद में फिर दोबारा किसको बनाया जाता है बंगाल का राजा? मीर जाफर को। अच्छा, अब तुम्हारे मन में क्या कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि सर जब एक बार मीर जाफर को गद्दी पर से हटा ही दिया था, मीर कासिम को जब राजा बना दिया गया था, फिर से मीर जाफर को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो अभी तक फिलहाल अंग्रेजों के नज़रिए में मीर जाफर से बढ़िया कोई नहीं था। देखो मीर जाफर भले ही पैसा 5 लाख रुपए हर महीना देता था, लेकिन भाई देता तो था ना। ऐसा थोड़ी था मीर कासिम के तरह कि लड़ाई ही लड़ लिया, ऐसा तो नहीं था ना। तो अंग्रेजों को लड़ा ना, यार आदमी यही ठीक है ना, इसको गद्दी पर से मत हटाओ। तो मीर जाफर को दोबारा बंगाल का राजा बना दिया गया। अच्छा, कोई पूछे कि बताओ बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब मीर कासिम को हरा दिया गया और जब वो भाग गया, तो मीर जाफर को फिर दोबारा क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि यही आदमी फिलहाल ठीक है, ईमानदार है, भले ही मेरे पूरे बातों को नहीं मानता है लेकिन कुछ बातों को तो मानता है ना। 5 लाख रुपए हर महीना दे रहा है, अब और क्या चाहिए उनको, है ना। तो फिलहाल अभी सभी राजा के नज़रिए में सबसे अच्छा इमेज किसका था? मीर जाफर का था अंग्रेजों के नज़रिए में, इसीलिए दोबारा उसी को राजा वहाँ का बना दिया जाता है, ठीक है ना, मीर जाफर को ही। उसके बाद आफ्टर द इन 1765 मीर जाफर वॉज डाइड। लेकिन मीर जाफर भी थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, इसका उम्र पूर्ण गया, तो ये भी अपने जीवन से चले गए, यानी कि इनका भी डेथ हो गया 1765 में। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, कंपनी डिक्लेयर दैट वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स। यानी कि जब मीर जाफर का मृत्यु हुआ, अब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अब हम किसी को राजा नहीं बनाएंगे, अब हम खुद राजा बनेंगे। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स, यानी कि अब हम ही खुद नवाब बनेंगे, खुद हम राजा बनेंगे, किसी दूसरे को नहीं बनाएंगे, ठीक ना। यही से अब हमारा जो मतलब जो अंग्रेज था वो खुद से स्टार्ट करना चालू कर दिया रूलिंग करना, यानी कि हमारे इंडिया के ऊपर रूलिंग करना उन्होंने खुद से चालू किया। ध्यान रखिएगा, अभी तक वो रूल डायरेक्टली नहीं करता था हमारे ऊपर, दूसरों से रूल करवाता था, टैक्स वसूलता था। लेकिन मीर जाफर जब मर गया बेचारा, उसके बाद इन्होंने पूरा कमांड अपने हाथ में लिया और इन्होंने डिसाइड किया कि पूरा बागडोर जो है इंडिया का अब हम खुद संभालेंगे, यानी कि अब कोई राजा नहीं बनेगा, खुद हम ही राजा अपने आप में, ठीक है ना। आगे बढ़ते। तो ये सब हुआ कब? मीर जाफर की मृत्यु के बाद हुआ, ठीक है ना। आगे, हाँ, फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान। दीवान का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू या फिर टैक्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, यानी कि बेसिकली उस समय पे जो छोटे मोटे और भी हमारे राजा थे बंगाल के, उन सभी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है, आप ही अपना अल्टीमेट पावर रखिए हाथ में, और बंगाल का जितना भी टैक्स होगा वो सब आप ही रख लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब बंगाल का सारा टैक्स किसके हाथ में जाने वाला है? अंग्रेजों के हाथ में जाने वाला है, अंग्रेजों के हाथ में जाने वाला है। और इनको ना, मतलब इनको जितने भी छोटे मोटे और भी राजा थे बंगाल के, उन सभी ने इन लोगों को राइट दे दिया था अंग्रेजों को कि ठीक है, आप ही हमारे मालिक हैं, हम आपके अंदर में, आप हमसे ऊपर हैं, ठीक है ना। क्योंकि डर गया था ना, सबको डर था कि भाई जब इतना बड़ा सिराजुद्दौला खान, मीर कासिम, ये सब जब इससे हार सकता है तो हम क्या हैं फिर, तो डर गया सब। तो बेसिकली यहीं से अब किसका रूल चालू हो गया इंडिया में? ब्रिटिश का रूल चालू हो गया, वो भी अल्टीमेट रूल। और दीवान का मतलब क्या हो गया? दीवान का मतलब हो गया बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, ठीक है ना। तो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से जितने भी बंगाल के रिसोर्सेज थे, जो टैक्स थे, वो सब किसके हाथ में आने लग गया?
ब्रिटिश के हाथ में आने लग गया। अब ब्रिटिश का मनमानी चालू हो गया बंगाल में। पहला बात तो ये टैक्स लेता था लोगों से पैसे के रूप में, दूसरा बात ये टैक्स के रूप में अनाज भी लेता था, यानी कि आपके पास अनाज है तो अनाज दे दीजिए, पैसा है तो पैसा दे दीजिए, गाय भैंस जो है वो टैक्स के रूप में वो आप वो देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए, सब ये लोग रखता था अपने पास। हाँ, गाय भैंस ये लोग अपने से नहीं चढ़ाते थे, इंडियन लोगों से चढ़वाते थे, लेकिन फ़ायदा तो इन्हीं को होता था ना। ठीक है, आगे। These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India and sell it in Europe। सोचो, जहाँ पे ये पहले हमारे इंडिया के अंदर अपने पैसे से सामान खरीदता था और जाके बेचता था, अब ये हमारे ही पैसे से हमारे ही सामान को खरीद रहा है और जाके बेच रहा है। तो क्या इसके सामान खरीदने में इसका खुद का पैसा कहीं पे लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सोचो, मतलब इमेजिन करो कि जहाँ पे पहले ये अपने कंट्री से पैसा लाता था, सामान खरीद के लेके जाता था, अब ये हमारे ही इंडिया के पैसा से हमारे ही इंडिया के सामान को खरीद रहा है और जाके अपने कंट्री में बेच रहा है। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली सारा का सारा किसको हो रहा है? ब्रिटिश को ही हो रहा है ना। आगे, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और इस पैसे मतलब इसके पास जो पैसा आता था इस पैसे से ये लोग अपना बड़ा बड़ा आर्मी भी चलाते थे। अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों के सैनिक को सैलरी देना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, रेलवे बनाना, ये सब कहाँ से आ रहा था? क्या ये लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा रहे थे? सब पैसा हमारा लग रहा था, टैक्स वाला लग रहा था। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट्स एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में जितने भी बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े किला, रेलवे, रोड जो भी बना, सब में पैसा किसका लगा? हमारा ही लगा, लेकिन फ़ायदा किसको पहुंचा? ब्रिटिश को पहुंचा। इस तरीके से हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इसी में हो गया हमारा कवर दोनों। कोई डाउट इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में कोई डाउट? चलो, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स। नबूब्स का मतलब होता है नवाब। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।